जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम जो भारत का भूगोल शॉर्ट नोट्स कर रहे थे, तो उसमें ही हम आगे का टॉपिक करेंगे। कहाँ तक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो उसके आगे का हम करते हैं। मिट्टियाँ से हमें करनी है, तो इसमें हमें करनी है मिट्टियों के बारे में। जैसे देखिए, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारत की मिट्टियों को 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी एवं मरुस्थलीय मिट्टी। और कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है, फिर क्षारीय मिट्टी है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी। सारी मिट्टियों को हम बेहद ही विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसका विस्तार पंजाब से लेकर असम तक नर्मदा, ताप्ती एवं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 33.5% पर विस्तृत है। इनका निर्माण नदियों के अपरदन से हुआ है। जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों के अपरदन से हुआ है। यह मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा होती है। जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मृदा जो है, ये मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो देखिए, जब भी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछेगा तो किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक खादर मृदा, एक बांगर मृदा। बाढ़ के मैदान की नई मृदा, जब बाढ़ आती है तो उसके दौरान जो नई मृदा बनती है उसे खादर कहते हैं। बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी मृदा होती है, जो अपरदन से प्रभावित रहती है, इसे हम कहते हैं बांगर मृदा। काली मिट्टियाँ देखेंगे, इनको स्थानीय रूप से रेगुर, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट लावा की अपक्षय के कारण होता है। जो काली मिट्टियाँ होती हैं उसका निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ से? जलोढ़ का, तो ये पंजाब से असम तक थी। लेकिन वहीं काली मिट्टियों का देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती हैं, और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। वहीं काली मिट्टियों में देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें किस चीज़ की कमी थी? तो इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी थी। देखिए, एक पास होने से बहुत फ़ायदा है ना, कि पता चल जा रहा है। जलोढ़ मृदा में किसकी कमी थी? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की। वहीं काली मिट्टियों में किसकी कमी है? नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैविक पदार्थों की। काली मिट्टी होती है जो तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। इस मिट्टी की स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो होता है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर होता है, और इस मिट्टी में लोहास की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो लोहास की। तो इम्पोर्टेंट हमें क्या क्या याद रखना है कि इसका जो कहाँ से कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कपास की खेती के लिए इसमें किसकी मतलब कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो पंजाब से असम तक। और ये देखिए, इसमें लोहांस की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टियों के बारे में देखते हैं। इनका जो विस्तार है वो 8.79 लाख वर्ग किलोमीटर मतलब 26.8% क्षेत्र पर है। ये जो लाल मिट्टियाँ होती हैं ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पाई जाती हैं। कहाँ पे? तो तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। जो लाल मिट्टी होती है इसका लाल रंग कैसे होता है? तो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मरुस्थलीय मृदा में क्या है? इसका जो विस्तार है वो 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये मुख्यतः राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी में क्या है? देखिए, कच्छ है ना, ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ में मरुस्थलीय मृदा होती है। अब हम देखेंगे लैटराइट मृदा के बारे में। इस मृदा का जो निर्माण होता है वो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। भारी वर्षा होने के कारण निक्षालन क्रिया फलस्वरूप होता है। इसकी उर्वरता जो होती है वो कम होती है। लेटराइट मिट्टी की जो उर्वरता होती है ना वो कम होती है। इसका मृदा का विस्तार होता है 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसका सर्वाधिक विस्तार जो होता है वो केरल राज्य मतलब मालाबार तट, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। असम में एक और मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। ठीक है,
इस मृदा में किसकी कमी होती है? तो देखिए नाइट्रोजन, पोटास और जैविक पदार्थों की कमी होती है। जैविक पदार्थों की कमी हमने किस में और देखा था? तो देखिए जैविक पदार्थों की कमी हमने देखा था काली मिट्टी में, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी जलोढ़ में। लेकिन यहाँ लेटराइट में किसका बोला है? तो नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ तो है, साथ में पोटास की भी कमी पाई जाती है। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी में हमें याद रखना है कि क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे एल्युमिनियम पर जो है लौह ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वहीं हम देखेंगे लवड़ी और तथा क्षारीय मृदा। भारत में लवड़ी मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है इसका गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्रों में होता है। इसका जो क्षेत्रफल है कौन सा है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाता है। इन मिट्टियों में जो है चूना, जिप्सम और पाइराइट्स प्रयोग कर सुधारा जा सकता है। इन मिट्टियों में चूना, जिप्सम और पाइराइट्स का प्रयोग कर सुधारा जा सकता है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है लवड़ी एवं क्षारीय मृदा में। चंबल घाटी मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। जो चंबल घाटी है ना वो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। अब हम देखेंगे पर्वतीय मिट्टियों के बारे में। इसका जो विस्तार है वो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पर्वतीय मिट्टा जो मिट्टियाँ होती हैं इसमें जीवांश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जीवांश किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पर्वतीय मिट्टियों में। अब वहीं हमने देखा है अभी पीठ तथा दलदली मृदा। ये मृदाएं नम एवं जलवायु में बनती हैं। कहाँ पे? नम एवं जलवायु मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। इनका जो क्षेत्र है वो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेशों में है। इसका रंग जो होता है वो फेरस आयरन के कारण नीला होता है। पीट तथा जो दलदली मृदा होती है ना वो नीले रंग की होती है। इसका रंग जो होता है फेरस आयरन के कारण नीला होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार और हम इसको देख लेते हैं ना कि किसमें कमियाँ जो है। तो देखिए जो हमने जलोढ़ मृदा में देखी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, ठीक है। वहीं हमने काली मृदा में किसकी देखी? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी है, ठीक है। काली मृदा में फास्फोरस आ गया। लाल मिट्टियों में किसकी क्या होता है? तो लाल मिट्टियों में इम्पोर्टेंट ये था कि इसका रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है लाल, लोहे के ऑक्साइड। अब देखिए मरुस्थलीय मृदा जो है लेटराइट मिट्टी में किस किस चीज़ की इसमें कमी होती है? तो देखिए नाइट्रोजन की, पोटास की और जैविक पदार्थों की कमी। वहीं लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम पर्वत मात्रा पाए जाते हैं। वहीं लवड़ी मृदा में क्या होता है? तो इन मृदा में चूना, जिप्सम और पाइराइट्स का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। पर्वतीय मिट्टियाँ तो देखें जीवांश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पीट एवं दलदली जो होती है फेरस आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगता है। भारत में व्यापक भौगोलिक विशेषताओं, जलवायु परिस्थितियों में भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शुष्क मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन। तो ये जो है ये वनस्पतियों के प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, मानसूनी, घास के मैदान, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई, पर्वतीय वन। अब देखिए ट्री लाइन या वृक्ष रेखा क्या होती है? वह सीमा जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होता है। वह सीमा जहाँ पर जो वृक्ष होता है ना उग पाने में सक्षम होता है, ट्री लाइन या वृक्ष रेखा कहते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में ट्री लाइन जो है वो 3600 से 3800 मीटर तक है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर होता रहता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए जितने हमने वन देखा है सारे वन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे देखिए पहला क्या था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान कितना होता है? तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। लेकिन वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में इन वनों का जो क्षेत्र होता है वो है असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम घाट। तो एक बार और इसका देख लेते हैं। इन वनों का क्षेत्र असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल,
अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम घाट। इन वनों में मुख्य रूप से ना क्या क्या होता है, तो देखिए इन वनों में क्या क्या उगता है। मुख्य रूप से सिनकोना, ठीक है, ताड़, महोगनी, रबड़, नारियल, आबनूस, रोजवुड उगते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सिनकोना जो है कौन से वन का है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सिनकोना, ताड़, महोगनी, रबड़, नारियल, अबनुश, रोजवुड उगते हैं। इंपॉर्टेंट थोड़ा यहाँ से होता है, उष्णकटिबंधीय वार्षिक तापमान कितने सेंटीमीटर से अधिक जो होती है, सेमी से अधिक वर्षा, तो ये देख लेते हैं। क्षेत्र तो देख ही लिए, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम घाट वाला है। अब उष्णकटिबंधीय जो है शुष्क पर्णपाती वन, तो देखिए वे वन जो भारत में वृहद रूप में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें क्या होती है, तो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इसमें। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, आंवला, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होता है, इसमें कौन कौन से पहली बात वन पाए जाते हैं, तो शाल के, सागौन, शीशम, चंदन, आम, आंवला, महुआ आदि वृक्ष जो होते हैं शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इन वनों का जो विस्तार होता है वो होता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है। लेकिन इसका वन क्षेत्र कहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के सदाबहार असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम घाट में। सागौन का जो वृक्ष होता है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। सागौन का वृक्ष जो होता है सर्वाधिक कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शुष्क मैदानी भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। जो शुष्क मैदानी भाग होते हैं उसमें घास के मैदान, जहाँ वर्षा कितनी होती है, तो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, शुष्क पर्णपाती में कम 70 से कितनी देखिए 70 से 200 सेंटीमीटर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहीं घास के मैदान वाले में देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, इसमें जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, इस प्रकार के वन भारत के शुष्क भागों में जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान वाला एरिया है जो मरुस्थलीय वनस्पति आ रहा है। इन वनों में खजूर, नागफनी, खेजड़ी, रीठा, कीकर, प्लास, खैर, बेर, कीरील के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। देखिए क्या क्या इन वनों में पाए जाते हैं, तो खजूर, नागफनी, खेजड़ी, रीठा, कीकर, प्लास, खैर, बेर, करील के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार जो होता है वो राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में है, गुजरात में है, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। और इसका विस्तार हमने देखा, और घास के मैदान वाले का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में। डेल्टाई वन, इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। इन भागों में सदाबहार के ज्वारी वन मिलते हैं। इन वनों में मैंग्रोव, ताड़, नारियल, कैसूरीना, फोनिक्स के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में क्या होते हैं, तो मैंग्रोव, ताड़, नारियल, कैसूरीना, फोनिक्स के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। जो डेल्टाई वन होते हैं ये कैसे पहले होते हैं, तो वन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। और कौन कौन से नदियों के, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र है, महानदी व कृष्णा है, गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाया जाता है। इन वनों में क्या, तो मैंग्रोव, ताड़, नारियल, कैसूरीना, फोनिक्स के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय वन। ये वन हिमालय पर्वत पर असम से कश्मीर तक विस्तृत है। इन वनों में 1500 मीटर ऊंचाई तक सदाबहार वन, पतझड़ वन उगते हैं। 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें ओक, देवदार, बर्च और मैपल के वृक्ष उगते हैं। 2500 से 4500 मीटर तक कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। इनमें सिल्वर, फर, जूनिपर, बुरूस, चीड़, सनोवर, ब्लूपाइन वृक्ष होते हैं। अल्पाइन वन क्या है, ये हिमालय की ऊंचाई वाले भागों में लगभग
30,000 से 4,000 मीटर पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार होता है अल्पाइन वन का। तो हमने देखा वनों के बारे में, जो वनस्पति कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, तो उसके बारे में डिटेल देख लिया। अब देखेंगे प्रमुख वृक्ष तथा उनके वन क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए सागौन जो होता है कहाँ, तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए ना, साग जब बनता है ना, थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। साग जब बनता है ना तो लोग बोलते हैं साग खाओगे तो 36 गुण तुम्हारे अंदर विकसित होंगे, और साग को हमेशा थाली में बीच में मध्य में रखते हैं। देवदार, तो देव वो कहाँ रहते हैं, हिमालय में, पश्चिमी हिमालय। सुंदरी कन्याएं, तो सुंदरी कन्याएं जो बगल में रहती हैं, पश्चिम बंगाल। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में। एबोनी कर्नाटक, मालाबार और कोच्चि में है एबोनी। तो बोनी लोग जो होती हैं, बोनी या फिर बन्नी, बहुत नाटक करती हैं, ठीक, और उनकी शादी में बहुत माल लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो कोच्चि, कोई चीज़ की कमी। गुर्जन से हो जाएगा गरजो मत, आसमान जो होता है ना बहुत गरजता है, ऐसे ही बगल वाला भी बहुत गरजता है, तो आसमान असम पश्चिम बंगाल गुर्जन हो जाएगा। तेंदू ओडिशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है, तेंदू ओडिशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रोजवुड पश्चिम घाट के ढाल ओडिशा के मध्य प्रदेश, पश्चिम घाट के ढाल ओडिशा मध्य प्रदेश। भारत में सिंचाई संबंधी योजनाओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं? वृहद सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र आता है। वृहद सिंचाई योजना में 10,000 से हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र आता है। इस वर्ग में नहरें एवं बहुउद्देशीय योजनाएं शामिल हैं। वृहद सिंचाई योजना में इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र आता है। वृहद में ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार हम ऐसा रिलेट करते हैं ना कि माइंड में एकदम बैठ जाए। देखिए, तो जो वृहद सिंचाई योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें ना 10,000 जो होता है, वृहद है तो बहुत बड़ी है, वृहद है बहुत वृहद है, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र, इस वर्ग में नहरें एवं बहुउद्देशीय योजनाएं शामिल होती हैं। वहीं मध्यम सिंचाई योजना देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो होता है वो 10,000 से हेक्टेयर से अधिक होता है, और इसमें कितना होता है, तो 2,000 से 1,000 हेक्टेयर कृषि, 10,000, मतलब इसके अंदर जो मध्यम में होता है तो 2,000 से लेके 10,000 के हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र आता है। इसे छोटी नहरें शामिल होती हैं। बृहद तो भाई 10,000 से ऊपर हो गया, मध्यम में 2,000 से लेके कितना 10,000 के बीच में। लघु सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत जो होता है ना वो 2,000 हेक्टेयर से कम की जो कृषि योग्य भूमि होती है क्षेत्र आता है। जैसे इसके अंतर्गत कुएं, नलकूप, तालाब को शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं नहरें द्वारा सिंचाई। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो सिंचाई होती है नहरों द्वारा ही होती है। तो देखिए नहरें देश की सिंचाई का द्वितीय प्रमुख साधन है। इसमें 26.19% से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। कितनी? तो 26.19%। नहरों का सर्वाधिक विकास उत्तर के विशाल मैदानी भाग में तटवर्ती नदी डेल्टा क्षेत्रों में किया गया है। दुनिया की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर है। कौन सी नहर है सबसे पुरानी? तो ये जो है ये है गंग नहर। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। प्रमुख महत्वपूर्ण नहरें निम्न है। तो देखिए पूर्वी यमुना नहर, यह नहर यमुना नदी से सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित हथनी कुंड बैराज के बाएं तट से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? तो यह नहर जो है ना यमुना नदी से, और कहाँ से क्षेत्र, तो सहारनपुर के जो है उत्तर प्रदेश में, उसके सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है हथनी कुंड बैराज के बाएं तट से निकलती है। वहीं आगरा नहर प्रणाली, इसका जो उद्गम है यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज से है। आगरा के ओखला, अ से आगरा, अ से ओखला बैराज से। वहीं शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी व सबसे बड़ी जो है सिंचाई प्रणाली, यह उत्तराखंड में शारदा नदी से निकलती है। वहीं ऊपरी गंगा नहर प्रणाली, यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा नदी के दाएं तट से निकलती है। तो ऊपरी गंगा नहर प्रणाली कहाँ से? तो यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा नदी के दाएं तट से निकलती है। निचली गंगा नहर, यह नहर उत्तर प्रदेश के नरौरा
बुलंदशहर नामक स्थल से गंगा के दाएं तट से निकलती है। निचली गंगा उत्तर प्रदेश के जो नरहरा है, जो बुलंदशहर में, वहाँ की गंगा के दाएं तट से निकलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देश की प्रमुख नहर परियोजनाएं। तो देख लेते हैं, इसको भी रिलेट करके याद करेंगे। घाट प्रभा नहर परियोजना, तो ठीक है, तो घाट पे बैठ के नाटक बहुत लोग करते हैं। तो घाट प्रभा जो परियोजना है वो कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, और किस नदी पे, घाट प्रभा नदी पे है। उकाई परियोजना, ठीक है, उकाई, तो उकाई है गुजरात में। अब जैसे देखिए उकाई में एक हमें साउंड आ रहा है उहाई, तो जैसे गांव में लोग बोलते हैं नींद आने को उहाई आ रहा है, तो उकाई मतलब रात में क्या होती है, तो उहाई आती है। चाहे कितनी भी तपती धूप हो, तपती गर्मी हो, लेकिन उहाई तो आती है। तो उकाई परियोजना जो है रात में आती है तो गुजरात, और तपती धूप भी रहे तो ताप्ती नदी पे। नीरा नहर परियोजना, तो नीरा, नीरा जो है ना, नीरा से हमें साउंड आएगा मीरा। मीरा महान राष्ट्र में पाई जाती हैं। मीरा जो है वो महान राष्ट्र में ही मतलब मीरा जैसे जो ऐसी एक व्यक्तित्व जो मिलता है वो महान राष्ट्र में, महाराष्ट्र। जवाई परियोजना कहाँ पे है, तो जवाई राजा कहाँ बोलते हैं, जैसे जो दामाद होते हैं घर के, उनको जमाई राजा बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, तो राजस्थान में, जवाई नदी पे। मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगल काम कब होता है, जब कोई ना मतलब करेले की तरह कड़वा ना बोले। जब भी कोई करेले की तरह कड़वा नहीं बोलेगा तभी मंगल कार्य होगा। तो मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, तो केरल में है। सरहिंद नहर, सरहिंद कहाँ पे है, तो भाई सर जो है हिंद में ना, भाई हमारा हिंदुस्तान है, वहाँ पे हमारा सर ना तभी उठा रहता है जब हमारी जॉब लगती है। तो सरहिंद नहर पंजाब में है, तब हमें किसी चीज़ की लाज नहीं होती है, सतलज नदी पे। सरहिंद नहर पंजाब सतलज नदी पे है। तो थोड़ा सा कनेक्ट किए हैं। एडन नहर कहाँ पे है, एडन, तो देखिए एडन से हमें हो रहा है ना ऐड। ऐड जब मतलब किसी चीज़ में आता है ना, तो जैसे भी कोई बगल में बैठा रहता है तो वो तुरंत कहता है कि भाई कितने भी मेरे से दाम ले लो, ठीक है। जब भी मतलब कोई मूवी है या फिर कोई भी कुछ देख रहा है, उसमें जब ऐड आने लगता है ना, तो बगल वाला इंसान क्या बोलता है, मेरे से बहुत दाम ले लो, ऐड बंद कर दो। तो एडन नहर पश्चिम बंगाल दामोदर नदी पे। बीकानेर नहर, तो बीकानेर पता ही है राजस्थान में। बिके हुए इंसान को कभी लाज नहीं आती है, चाहे उसको कितने भी स्थान पे बेच दिया जाए, लेकिन उसे कभी लाज नहीं आती है। तो बीकानेर नहर राजस्थान सतलज नदी पे। मूठ नहर कहाँ पे है, तो मूठ नहर है महाराष्ट्र में। मूठ नहर महाराष्ट्र में। मालपुछा नहर, मालपुछा, मूठ, मूठ से ऐसे याद कर लेंगे ना, मूठ तो महान राष्ट्र में बनते हैं, मूठ कहाँ बनते हैं, महान राष्ट्र में। मालपुछा नहर, तो माल को लोग ना पूछते हैं कि भाई माल जो है, पूछते हैं कहाँ पे, केरल में है ये, केरल लिखा है मालपुछा नदी। पेरियार परियोजना, तो जैसे ना कभी भी मतलब कोई या मतलब अपने यार को हमेशा ऐसे ही कहता है, तू मिल तब मुझे तुझे बताऊंगा। तो पेरियार में यार आ रहा है, यार को लोग क्या कहते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, बोलते हैं तू मिल। तो तमिलनाडु। इंदिरा नहर, तो इंदिरा गांधी जो है ना वो हमेशा राज करती थी, ठीक है, वो हमेशा राज करती थी, उनमें कोई लाज नहीं था, उनके अंदर कोई लाज नहीं था, वो हमेशा राज करती थी। तो इंदिरा नहर राजस्थान, और सतलज एवं व्यास, क्योंकि वो व्यास घराने से थी, नदियों के संगम पे है। प्रायद्वीपीय भारत में नदियों एवं नहरों में पानी का अभाव रहता है, जिसके कारण सिंचाई के लिए तालाब एक प्रमुख साधन है। नलकूपों द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और जिसका लगभग 73.40% क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। अब देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से सिंचाई की सुविधा के साथ बाढ़, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परियोजना, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ कहा है, ठीक है। मतलब जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, इसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ कहा है। सरदार सरोवर परियोजना, देखिए ये सारी परियोजना है, देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, यह परियोजना जो है सरदार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इम्पोर्टेंट देखिए सरदार, तो कहाँ पे, तो सरदार जो एमपी में बैठते हैं, वो भी क्यों, क्योंकि महान राष्ट्र होता है, और रात गुजारते हैं क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरा स्थान जाना होता है। तो सरदार के बारे में एक कहानी बन गया माइंड में। तो किसकी संयुक्त परियोजना है,
सरदार मध्य में बैठे रहते हैं महान राष्ट्र में, क्योंकि उनको रात गुजारना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। तो यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबे बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का सर्वाधिक भाग 65.18% मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। बिजली के उत्पादन का 57% भाग मध्य प्रदेश तथा 27% भाग महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। तो इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट है। बिजली उत्पादन का 57% भाग किसको, तो एमपी को, और 27% महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। तो इसमें हम देख लिए ना कहाँ कहाँ किसकी संयुक्त परियोजना है। तो एक थोड़ा सा एक रिलेट करके भी याद कर लिए, भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए यह परियोजना जो है वह भाखड़ा पंजाब में, हरियाणा एवं राजस्थान की जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। तो देखिए भांगड़ा लोग कब करते हैं, जब जॉब लग जाती है, हरि के दर्शन जब होते हैं, या फिर उनको राजपाट मिल जाता है, तभी वो इंसान भांगड़ा करता है, या फिर भांगड़ा ढोल नगाड़े बजवाता है। कब जॉब लग जाए, हरि के दर्शन मिले, या फिर राज करे। तो ये जो है सतलज नदी पे है। अब भांगड़ा करते समय लाज भी नहीं आनी चाहिए। सतलज नदी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। पूछ सकता है संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है, तो भाखड़ा बांध है। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है। बांध के पीछे बनी झील का नाम क्या है, गोविंद सागर। दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी घाटी क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, 1948 में। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान, बोगारो, दुर्गापुर नामक बांध बनाए गए थे। रिहंद बांध परियोजना, यह उत्तर प्रदेश में सोन नदी के सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में बनाया गया है। जो रिहंद बांध परियोजना है कहाँ बनाया गया है, तो सोन नदी की जो सहायक रिहंद नदी है पर सोनभद्र जिले में बनाया गया। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। इस बांध के पीछे क्या हुआ है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारी परियोजनाएं, लगभग 30 परियोजना है। 30 को हम यूं ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। राज्य क्या है, तो पहले देखिए नाग पे कौन चढ़ा था, कृष्ण, तो कृष्णा नदी। राज्य कौन सा है, तो नाग पे चढ़ गए थे। नाग को देख के ना अंधे लोग भी ना गाना गाने लगते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, नाग को देख के अंधे लोग भी गाना गाने लगते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चंबल घाटी परियोजना, कंबल ओढ़ते हैं, चंबल ओढ़ते हैं क्यों, क्योंकि उनको स्थान बदलना होता है, या फिर कंबल ओढ़ के मध्य में बैठते हैं। कंबल ओढ़ के स्थान बदल देते हैं या फिर कंबल ओढ़ के मध्य में बैठते हैं। तो राजस्थान व मध्य प्रदेश, नदी तो सेम ही है। मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना क्या है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की है। और किस नदी पे, मयूराक्षी नदी पे। तो देखिए मयूराक्षी से हम याद करेंगे ना कि हमारे बगल में एक मयूरी दीदी रहती थी। मयूरी दीदी, हमारे घर के बगल में एक मयूरी दीदी रहती थी। तो बगल से बंगाल, और वो बहुत ज़्यादा झाड़ फूक करती थी। बस एक मतलब माइंड में रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, ताकि वहाँ पे आए और ऑप्शन से याद हो जाए। तो मयूरी दीदी क्या करती थी, बगल में रहती थी तो झाड़ फूक करती थी। हीराकुंड परियोजना, तो हीरा, पहली बात हीरा कुंड, हीरो का कुंड कहाँ पाया जाएगा, तो भाई हीरो का कुंड पाया जाएगा कोई ऐसी एकदम महान नदी होगी, बहुत बड़ी एकदम महान नदी होगी, वहीं तो हीरा का कुंड पाया जाएगा। तो हीरा का कुंड कहाँ पाया जाएगा, जो महान नदी होगी। और हीरा लेने अगर जाना है तो उस राज्य में ना ओढ़ के जाना पड़ेगा, मतलब किसी चीज़ से खुद को ढक के जाना है। हीरा लेने जाना है तो क्या, ओढ़ के जाना है। तो हीराकुंड परियोजना हो गया। ओंकारेश्वर परियोजना, तो ओंकारेश्वर का नाम लेना है, ठीक है। ओंकारेश्वर भगवान शिव का नाम है, तो हम भगवान शिव का नाम कहाँ लेंगे, तो नर्मदा नदी, ठीक है। नर्म स्वभाव से लेंगे और हम हमेशा मध्य में बैठ के ओंकारेश्वर का नाम जपेंगे। मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। फरक्का परियोजना, तो फर्क पड़ता है बगल वालों को, फर्क पड़ता है बगल वालों को कब, जब उनको गंगा जल से बोलो कि गंगा जल में खड़े होके अपने
जो भी बातें बोल रहे हो बोलो कि गंगा जल में खड़े होकर सच बोल रहे हो, तो फ़र्क पड़ने लगता है। तो जब भी फ़र्क का परियोजना पूछेगी, फ़र्क पड़ेगा किसको, तो बगल वाले को, पश्चिम बंगाल। क्यों पड़ेगा, क्योंकि उनको बोला गया गंगा नदी में खड़े होकर बात बोलो अपनी। अब देखिए 6 परियोजनाएं हमने याद की बहुत अच्छे से। अब देखेंगे गोविंद सागर परियोजना। गोविंद सागर परियोजना जो है वो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे। तो गोविंद जो है ना वो आंचल के साथ घूमता रहता है, हिमाचल। गोविंद जो है हिम में जाता है, किसके साथ, आंचल के साथ। उसे थोड़ी भी लाज नहीं आती है, सतलज नदी। गांधी सागर परियोजना, गांधी जो है वो हमेशा मध्य में रहते थे सबके, कंबल ओढ़ के। तो गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे। जवाहर सागर परियोजना, तो जवाहर राजस्थान में है चंबल नदी पे। तो जवाहर, जवाहर से ऐसे याद कर लीजिए ना कि जवाहिर नाम के एक बूढ़े हैं हमारे, ये भी घर के बगल के ही हैं। इनके पास ना सब राजपाट है, फिर भी एक कंबल के लिए तरसते रहते हैं। मतलब इनके पास सारे राजपाट हैं राजस्थान, फिर भी एक कंबल के लिए तरसते रहते हैं। कौन, तो जवाहर सागर परियोजना, जवाहर। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी तो पता ही है उत्तराखंड की है। और किस, तो टिहरी ठहरते ठहरते लोग भाग जाते हैं, तो भागीरथी नदी पे है। इडुक्की परियोजना, तो इडुक्की पता ही है केरल में पेरियार नदी पे। उकाई, उकाई, उकाई हमने भी याद किया था कि उहाई आती है कब, तो रात में आती है। चाहे कितनी भी तपती धूप हो लेकिन फिर भी रात में आती है उहाई। उकाई गुजरात में। माता टीला बांध परियोजना, तो माता उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में ना मध्य में माता ना, मतलब देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है ना कि जो माएँ होती हैं वो मध्य में बेत लेके बैठी रहती हैं, घर के मध्य में, कि भाई बेटा आओ तो तुमको पीटेंगे। तो माता क्या करती है, मध्य में बेत लेके बैठी होती है, बेतवा नदी। पोचम पाद परियोजना, पोचम पाद, पोचम पाद एक गाना है, ठीक है, जिसको कौन हमेशा गाता था, तो हमेशा जो पहले पहले ना बहुत पुराने समय में ना गोधन गोदने वाली ऐसे घूमा करती थी, तो वो एक सॉन्ग गाती थी। तो पोचम पाद करके एक गाना था, कौन गाती थी, तो गोदन गोदने वाली, तो गोदावरी नदी। फिर है कलपुंग, कलपुंग देख लेते हैं। कलपुंग परियोजना अंडमान एवं निकोबार, कलपुंग नदी पे है। तो कलपुंग। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, तो तुले रहते हैं लोग जम के, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लोग तुले रहते हैं, तुले रहते हैं, पता नहीं कितने पत्थरबाजों को झेलते रहते हैं। अगर भाई कोई इंसान है जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उससे पूछो कि कैसे वो मतलब एकदम तुला रहता है कि इन पत्थरबाजों को हम झेलेंगे। तो झेलम नदी। काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना जो है गुजरात में है। देखिए काकरा पार से ऐसे याद किए थे ना कि काका जो है ना वो रात गुजार देते हैं, तपती ठंड मतलब तपती धूप में भी वो रात गुजार देते हैं। अब कोई कहेगा कि धूप तो रात में नहीं होती है, बस याद करने के लिए याद कर लीजिए कि धूप रात में ही होती है। काका क्या करते हैं, रात गुजार देते हैं तपती धूप में। काकरा पार परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पे। बगलिहार परियोजना, बगल वाले जम के चैन से सो रहे हैं। बगल वाले क्या कर रहे हैं, तो बगल वाले जो जम्मू कश्मीर वाले हैं बगल वाले, उनकी चैन उड़ गई है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बगल वाले हमारे जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो हार गए हैं, उनकी चैन जो है वो उड़ गई है। चेनाब नदी। राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राणा प्रताप जो थे वो राजस्थान के थे और वो गरीबों में कंबल बांटते थे, तो चंबल नदी में है। सुईल परियोजना, इतनी ज़्यादा परियोजनाएं हैं कि ऐसे रटते रटते ना भूल जाएगा, थोड़ा सा कनेक्ट करके 1 से 2 बार देखने पे चीज़ें रिकॉल कर जाएंगी। सुईल परियोजना, सुई लेके अगर हिम 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 को थोड़ा सा ऐसे मतलब उसमें सुई चुबा दो तो पूरा बर्फ़ गिरने लगता है। सुईल परियोजना हिमाचल प्रदेश की सुईल नदी पे। शिव समुद्रम, शिव जी जो है वो समुद्र में नाटक करते हैं, किसके साथ, तो कावेरी के साथ। राम गंगा परियोजना, तो राम जी जो है वो गंगा माँ से उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, राम जी गंगा माँ को से उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में, तो बड़े बड़े लोगों की हस्ती ना जमी जमाई जो है वो मिट जाती हैं। जब उनको बोलो कि जम्मू कश्मीर में जाओ तो बने बने लोगों की भी हस्ती जो है, हस्ती चैन सब लुट जाता है कि नहीं हमें जम्मू कश्मीर में नहीं जाना है। सिंगरौली परियोजना उत्तर प्रदेश की है। तो सिंगर लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंगर लोग जो है ना
वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखते हैं, रिहंद नदी पे। कोल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। कोल बांध ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पे। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना, तो देखिए लक्ष्मीबाई जो है वो हमेशा क्या कर रही हैं, तो लक्ष्मीबाई ना कोल बांध कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पे। तो कोला पीते हैं, लाज नहीं आती है, उसमें बर्फ़ डाल के पीते हैं, तो हिम डाल के पीते हैं कोला, लाज नहीं आती है, कोल बांध हो गया। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना, तो लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे। लक्ष्मी जी जो थी वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, बेतवा नदी। सलाल परियोजना कहाँ पे है? तो लाल लाल चीज़ें बस दिखती हैं जम्मू कश्मीर में, मतलब इतना पत्थरबाजी होता है कि लोगों के ब्लड आ जाता है, सलाल लाल ही लाल दिखता है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी। बाण सागर परियोजना, तो बाण लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाण सागर परियोजना। बाण हमेशा चलता है मध्य में बैठने के लिए, अगर कोई इंसान हार जाए तो यूपी वाले बाण चलाते हैं। सोन नदी। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में, पूर्ण हो जाता है महान राष्ट्र। नाथपा झाकरी परियोजना, तो हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पे। तो यहाँ हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी इसको कवर किया। नेक्स्ट ये टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कृषि एवं हरित क्रांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।